नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब कंप्यूटर सिस्टम में हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एक अथवा एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को एक प्रणाली या सिस्टम कहा जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम है क्या। तो आइए देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं। जैसे कि हम स्कूल जो हमारा होता है वह एक सिस्टम होता है। कंप्यूटर स्कूल एक सिस्टम होता है। अब सिस्टम कैसा होता है आइए समझ लेते हैं। कंप्यूटर स्कूल एक सिस्टम है जिसके अंग होते हैं। अंग कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में भी अंग होते हैं और हमारे इस विद्यालय यानी कि स्कूल में भी अंग होते हैं, जिसके अंग क्या क्या हैं? अध्यापक पहले होते हैं, अध्यापक दूसरा होता है विद्यार्थी और तीसरा होता है शिक्षा के उपकरण, जैसे पुस्तकें, भवन इत्यादि। इसका लक्ष्य है विद्यार्थियों को उचित शिक्षा प्रदान करना। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है और इसके भी अंग या इकाइयां हैं। अब अंग या इकाइयां क्या हैं? अंग में इकाइयां हैं, जैसे कि हमारा है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा है कंप्यूटर उपयोगकर्ता। इसके लिए हम विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें उदाहरण दिया है स्कूल का। स्कूल का उदाहरण में हमने दिया है कि भाई स्कूल एक सिस्टम है। कंप्यूटर में हमारे सिस्टम या अंग जो होते हैं वो तीन होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता। इसी तरह से हमारा जो स्कूल है, स्कूल के भी अंग होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एक भी अंग कम हो तो हमारी व्यवस्था बेकार हो जाएगी, सिस्टम अधूरा हो जाएगा। उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में हमने देखा कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उपयोगकर्ता। तो हमने देखा था कि कंप्यूटर में अगर ये सिस्टम जो होता है, अगर सिस्टम में एक भी पार्ट हमारा कम होता है तो हमारा जो है सिस्टम काम करना या सिस्टम अधूरा हो जाता है। अब इसी तरह से विद्यालय, स्कूल में हम देखते हैं तो सिस्टम में अगर हमारे विद्यालय स्कूल सिस्टम में अगर एक चीज की भी कमी आती है तो हमारा स्कूल का सिस्टम भी बिगड़ जाता है। अब जैसे कि हम देखते हैं कंप्यूटर में हमने देखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उपयोग करता है। इसी तरह से हमारे स्कूल में जो है एक भी अंग या इकाई कम हो जाती है तो हमारा स्कूल का सिस्टम बिगड़ जाता है। उसमें हम देखते हैं अध्यापक, अगर स्कूल हमारे पास मौजूद है, विद्यालय मौजूद है, विद्यार्थी भी हैं, उपकरण भी हैं, शिक्षक सामग्री भी है, लेकिन अध्यापक नहीं है तो हमारा सिस्टम अधूरा है। अगर विद्यार्थी नहीं है, अध्यापक है, उपकरण है, पुस्तकें हैं इत्यादि सभी चीज मौजूद है, अगर विद्यार्थी नहीं है तब भी हमारा सिस्टम अधूरा है। अब देखते हैं तीसरी, शिक्षण के उपकरण। मान लीजिए हमारे पास अध्यापक भी मौजूद है, शिक्षक विद्यार्थी भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास शिक्षा के उपकरण मौजूद नहीं है, जैसे कि किताब, कॉपी, पेंसिल या बोर्ड। अगर इनमें से एक भी जैसे कि शिक्षा के उपकरण मौजूद नहीं है हमारे पास, तब भी हमारा सिस्टम अधूरा माना जाएगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उपयोगकर्ता के बारे में। तो दोस्तों, आप कंप्यूटर सिस्टम और उसके उदाहरण को अपने पास नोट कर सकते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इसे पढ़ सकें। शुरू करो। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत अब हम देखेंगे कंप्यूटर के भाग। अब कंप्यूटर में क्या क्या सिस्टम है हमारे? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उपयोगकर्ता। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में हम देखेंगे कंप्यूटर के वे इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक भाग
जिन्हें हम देखकर स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वे सभी भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कंप्यूटर के सभी भाग जो भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे हार्डवेयर कहलाएंगे। अब है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बाद आता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाना है और जरूरी सूचना परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर का कार्य है कि कंप्यूटर को निर्देशित करना है कि कंप्यूटर को क्या कार्य करना है और किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाएगा और जरूरी सूचना परिणाम के रूप में प्रस्तुत करना। सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये हार्डवेयर के बाद मेन रोल आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। उसके बाद आता है हमारा उपयोगकर्ता में कंप्यूटर उपयोगकर्ता है कंप्यूटर यूजर। अब कंप्यूटर यूजर कौन होते हैं, जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। वे लोग जो कंप्यूटर पर डाटा तैयार करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं तथा आउटपुट प्राप्त करते हैं, उन्हें कंप्यूटर उपयोगकर्ता कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता आ गया। कंप्यूटर उपयोगकर्ता में बताया कि जो कंप्यूटर पर डाटा तैयार करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंप्यूटर उपयोगकर्ता या कंप्यूटर के यूजर। अब हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे कि हमने बताया कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कि सिस्टम में अगर एक भी अंक कम हो जाता है तो हमारा जो है सिस्टम अधूरा हो जाता है। इसी टाइप से हमने स्कूल का उदाहरण दिया था। स्कूल के उदाहरण के बाद में हम कंप्यूटर सिस्टम का ही उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट आ जाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उपयोगकर्ता। अब तीनों चीजों को समझ लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि कॉलेज या स्कूल में हमारे पास तीन चीजें थी, भवन था, शिक्षक था और स्टूडेंट, यानी कि तीनों ही होने आवश्यक हैं। एक भी चीज अगर कम होती है तो वहां पर शिक्षा की सिस्टम अधूरा हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास, जैसे हमने बताया था कि भाई शिक्षक हमारे पास मौजूद है लेकिन विद्यार्थी मौजूद नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मौजूद नहीं है, तो शिक्षक पढ़ाएगा किसको। अगर विद्यार्थी मौजूद है और शिक्षक नहीं है तो भी सिस्टम अधूरा हो जाता है कि भाई विद्यार्थी जो है बिना शिक्षक के पढ़ेंगे किससे। इसी टाइप से हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें भी यही दिक्कत आती है। अगर सिस्टम में अगर एक भी पॉइंट कम हो जाता है, पहला नंबर है हमारा हार्डवेयर। अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर नहीं होंगे तो हम सॉफ्टवेयर, जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो इसमें इंस्टॉल कैसे करेंगे। और कंप्यूटर दोनों ही चीजें मौजूद हो जाती हैं। मान लीजिए हमारे पास हार्डवेयर मौजूद है, हार्डवेयर में हमने देखा कि हमारे पास सीपीयू, डिस्प्ले, माउस, कीबोर्ड, ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, तो हम उस कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करेंगे। तो जब हमारे पास हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं है। इसी तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस में करेंगे। अब सॉफ्टवेयर होते क्या है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं कि भाई किस कार्य को किस तरीके से किया जाना चाहिए। अब ये दोनों ही चीजें हमारे पास मौजूद हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों ही चीजें हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद अगर हमारे पास हम कंप्यूटर का यूजर कोई नहीं है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन उपयोग करने वाला नहीं है तो हमारा सिस्टम अधूरा हो गया कि भाई हमारे पास हार्डवेयर तो आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, लेकिन हम उसे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसका उपयोगकर्ता कोई नहीं है।
तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि भाई जब तक हमारे पास यूजर नहीं है तब तक हमारा कंप्यूटर बेकार है। और यूजर कौन होते हैं? जो कंप्यूटर में डाटा की एंट्री करते हैं और डाटा से आउटपुट प्राप्त करते हैं या डाटा को कंप्यूटर को यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंप्यूटर उपयोगकर्ता या कंप्यूटर यूजर। अब हम आगे देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने देखा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता। अब इससे अगला पॉइंट देखेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसके बारे में अब जानकारी लेंगे। अब तो आइए हम जानते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। हाउ डज कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो अब देखते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता। पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर कोई भी काम स्वयं नहीं करता है, उसके लिए हमें निर्देश देने होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता बल्कि हमारे निर्देशों पर किसी प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करता है। प्रत्येक प्रोग्राम को कोई कार्य करने के लिए इनपुट डाटा की जरूरत पड़ती है। हम इनपुट साधनों जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के द्वारा अपना इनपुट डाटा तथा प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं। तो हमने देखा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर में हम कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है, ये बात पता चलती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ निर्देश देने होते हैं। जो हम कार्य करना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ निर्देश देते हैं। और निर्देश देते किसके माध्यम से है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, इनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा यानी कि इनपुट करते हैं। कंप्यूटर का सीपीयू अथवा प्रोसेसर द्वारा हमारे दिए गए आदेशों अर्थात प्रोग्रामों का पालन किया जाता है। यानी कि हम जो भी डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं, इनपुट भेजते हैं, तो वो सीधा हमारे सीपीयू में जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में जाता है, जो कि सीपीयू के अंदर जाता है। पहला जो हमने डाटा भेजा है, उसके बाद क्या होता है? प्रोग्रामों का पालन किया जाता है। यह प्रोग्राम इस प्रकार लिखे जाते हैं, इसका पालन करने से कोई काम पूरा हो जाता है। जो भी हम यहाँ जो उसमें सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं वो प्रोसेस करते हैं कि भाई जो भी कार्य हमें दिया जा रहा है उसे किस तरीके से करना है, और वो उसका पालन करते हैं और काम को पूरा करते हैं। उसके बाद देखते हैं अर्थात आउटपुट किसी आउटपुट साधन, यानी कि जो हमने कार्य किया है, जो हमने कार्य कंप्यूटर में भेजा था, जैसे कि कंप्यूटर का सीपीयू अथवा प्रोसेसर द्वारा हमारे दिए गए आदेशों अर्थात प्रोग्रामों का पालन किया जाता है। यह प्रोग्राम इस प्रकार लिखे जाते हैं कि इसका पालन करने से कोई कार्य पूरा हो जाता है। प्रोग्राम का पालन पूरा हो जाने पर अथवा बीच में ही प्रोग्राम का परिणाम अर्थात आउटपुट किसी आउटपुट साधन से प्राप्त करते हैं। अब आउटपुट साधन प्राप्त कैसे करते हैं? जैसे कि प्रिंटर पर उसका निर्देश दे दिया, प्रिंट निकल आया, जिसे हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि हम प्रोग्राम अथवा आउटपुट या दोनों में प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें सूचना संचित करने के लिए विशेष साधनों जैसे सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क पर भेजकर सुरक्षित कर सकते हैं। यानी कि हम जब देखते हैं कि भाई कोई हम कार्य कर रहे हैं, पहली बात अब दोबारा हम सुन लेते हैं कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, उसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है, उसके लिए हम निर्देश देते हैं। निर्देश देने के लिए हमें इनपुट साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इनपुट साधन कौन से हैं? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। तो इनके माध्यम से हम डाटा कंप्यूटर में प्रेषित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई लेटर तैयार करना है या कोई सूचना तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें डाटा भेजने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता होगी। कीबोर्ड के साथ साथ हमें माउस की आवश्यकता होगी, जिससे हम माउस से उसके पॉइंटर को आदेशित कर सकें।
अब आगे क्या होता है कि भाई जो भी हम डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं वो सीधा सीपीयू में जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। वहां वो चीज प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद जिस कार्य के लिए हमने वह डाटा इनपुट किया है उसको वह रीड करता है, यानी पढ़ता है, और उन प्रोग्रामों के माध्यम से जो हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है हमें डाटा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें देता है। और आउटपुट देने से मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमें कोई डाटा टाइप किया है या कोई डाटा हमने कंप्यूटर में भेजा है और कार्य हमारा चल रहा है, बीच में हमें आवश्यकता पड़ रही है आधे प्रिंट की। मान लीजिए हमने जितना काम किया है उस चीज की हमें आवश्यकता पड़ रही है, तो हम आउटपुट साधनों जैसे कि हमारा है प्रिंटर है, तो हमने प्रिंटर पर उसका प्रिंट का ऑप्शन दे दिया और हमने डाटा जो भी हमने पूरा टाइप कर लिया हो या आधा टाइप कर लिया हो उसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट निकालने के बाद में हम उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं कि भाई अब हमारा डाटा पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हम उसे डाटा को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो सुरक्षित करने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास साधन स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हमारे पास सीडी में हम डाटा संचित कर सकते हैं, डीवीडी में हम डाटा संचित कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में हम डाटा संचित कर सकते हैं। अन्य साधन हैं जैसे पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, इन माध्यमों से हम डाटा संचित कर सकते हैं। अब कंप्यूटर कार्य कैसे करता है उसका डायग्राम आपको बनाकर अभी दिखाते हैं। तो अब देखते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम देखेंगे कंप्यूटर की कार्य करने की क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आता है प्रयोगकर्ता, जो कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है। कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है इसे हम कंप्यूटर यूजर भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर जो उपयोग करता है, कंप्यूटर यूजर है, वो क्या करता है, कंप्यूटर में इनपुट डाटा यानी कि डाटा को इनपुट करता है। इनपुट करने के लिए कंप्यूटर को डाटा इनपुट करने के लिए कंप्यूटर डाटा के इनपुट करने के माध्यम क्या क्या होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है। तो यहाँ इस प्रयोगकर्ता ने कीबोर्ड के माध्यम से डाटा इनपुट किया। अब डाटा इनपुट करने के बाद में आगे जब प्रोसेस पहुंचता है तो यहाँ देखते हैं कि कंप्यूटर में जब डाटा जाता है तो यहाँ हम देखते हैं कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग करता है, यानी कि उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाता है, उसको प्रोसेस कर उपयोग के लिए तैयार करता है। उसके बाद होता क्या है कि भाई जब हमने कंप्यूटर में डाटा प्रेषित कर दिया और प्रेषित करने के बाद में जो डाटा कंप्यूटर में पहुंच गया, वहां पर कंप्यूटर में उसने प्रोसेसिंग करी। प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें उसका परिणाम प्राप्त करना है। हमें उसका परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या किया कि हमने उसका प्रिंट दिया। तो हमने यहाँ पर प्रिंटर जोड़ रखा था, कंप्यूटर से प्रिंटर जोड़ रखा था और हमने जो भी डाटा तैयार किया उसका हमने प्रिंट दे दिया। और प्रिंट देने के बाद में क्या हुआ, प्रिंट दिया हुआ आउटपुट डाटा में प्राप्त हो गया। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से कोई डाटा तैयार किया है, कोई है ना लेटर तैयार किया। लेटर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर तमाम कंप्यूटर में तमाम अनेकों की का इस्तेमाल किया, यानी कि हमने अनेक कीबोर्ड के विभिन्न बटन दबाए। उसके बाद हमने यहाँ डाटा तैयार कर दिया कंप्यूटर पर। वो हमने डाटा प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट प्राप्त कर लिया और आउटपुट प्राप्त करने के बाद में प्रयोगकर्ता यहाँ से इनपुट में गया, इनपुट डाटा किया, उसके बाद कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की। कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होता है कि भाई डाटा हमें प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि भाई जब डाटा हमें प्रिंट प्राप्त हो जाता है तो प्रयोगकर्ता के पास उसका प्रिंट आ जाता है और प्रिंट आने के बाद कंप्यूटर जो उपयोग करता है उसके बाद इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रोसेस था हमारा कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता ने यहाँ से इनपुट डाटा किया, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग होने के बाद में कंप्यूटर उपयोगकर्ता ने इसका प्रिंट दिया। प्रिंट देने के बाद क्या हुआ, डाटा में प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद जो उपयोग करता था उसे इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में डाटा, अब डाटा होता क्या है उसकी जानकारी के लिए हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे डाटा। तो हम देखेंगे डाटा में हम देखते हैं कि किसी वस्तु के विषय में
किसी तथ्य या जानकारी को डाटा कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं एक पेन के बारे में, जिसमें हम देखते हैं जिस पेन से हम लिखते हैं उसके विषय में कई जानकारियां हो सकती हैं। जिस पेन से हम लिखते हैं उसके विषय में कई प्रकार की जानकारियां हो सकती हैं, जैसे कि पेन का वजन, पेन का रंग कैसा है, पेन की लंबाई कितनी है, पेन का मूल्य कितना है, कि भाई कितने रुपए में पेन ये मिला, या बनाने वाली कंपनी कौन सी कंपनी इस पेन को बना रही है। तो आदि जानकारी क्या कहलाती है? हमारी डाटा। अब मान लीजिए जैसे कि हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि भाई कक्षा में छात्रों की संख्या, मान लीजिए किसी के माध्यम से पूछा गया कि भाई कक्षा में कितने छात्र हैं, उसका डाटा तैयार करिए। तो आप डाटा कैसे तैयार करेंगे कि भाई कक्षा में डाटा विभिन्न प्रकार से तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए आपसे मांगेगा भाई रोल नंबर वाइज या रोल नंबर के माध्यम से बताइए कितने छात्र हैं, तो आप उसकी काउंटिंग करके बताएंगे कि भाई इस कक्षा में इतने छात्र हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई हम दूसरा डाटा हम ये तैयार कर सकते हैं कि भाई नाम के द्वारा डाटा भेजिए, तो हम कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रों का नाम जो है उस डाटा में लिखेंगे। अब उसके बाद में हमें दे दिया जाता है कि भाई डाटा के रूप में हमसे कहा गया कि भाई गांव के छात्र अलग दीजिए और शहर से आने वाले छात्रों की संख्या और उनके नाम दीजिए। तो इस तरह से हम कई प्रकार से डाटा तैयार करते हैं। अब आता है हमारा डाटा में क्या होता है, संख्यात्मक और चिन्हात्मक। संख्यात्मक में क्या होता है, अंकों से बने हुए डाटा को संख्यात्मक डाटा कह सकते हैं, जिसमें संख्या आ रही हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 0। तो इस तरह से जो भी हमारी संख्या आ रही होगी, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे रोल नंबर है, लंबाई है, प्राप्तांक है, मूल्य है, इनमें क्या आती है, सभी में संख्या आती है। जैसे कि रोल नंबर 1 2 3 4। उसके बाद लंबाई में हम देखते हैं कि भाई 1 फीट 2 फीट 3 फीट 5 फीट 7 फीट। तो ये क्या होगी हमारी लंबाई। या मीटर में कितने मीटर है, ये क्या हमारे उसके के माध्यम से क्या नापते हैं, लंबाई। प्राप्तांक, भाई प्राप्तांक आपको 1200 में से कितने मिले, 400 में से कितने मिले, तो ये हमारे प्राप्तांक होते हैं कि भाई 238 240 इस टाइप से ये हमारे प्राप्तांक होते हैं। दूसरा अगले है मूल वेतन, कि किसी व्यक्ति का मूल्य जो है हम संख्यात्मक रूप में देखते हैं कि भाई 10,000 8,000 20,000, ये क्या है हमारी संख्यात्मक। उसके आता है चिन्हात्मक, जिसमें अक्षरों, अंकों तथा दूसरे किसी भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता हो, जैसे कि घर का पता, नाम, लिखे गए विषय, कंपनी का नाम। तो ये क्या है, चिन्हात्मक है। तो भाई इन्हें चिन्ह के द्वारा दर्शाया जा रहा है। ये अल्फान्यूमेरिक, जिसे हम कहते हैं अल्फान्यूमेरिक, जिसमें A to Z अक्षर आते हैं, ABCD के A to Z प्लस चिन्ह। अब उसमें हम देखते हैं A to Z में कि किसी का घर का पता लिखेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई अल्फाबेटिक जो शब्द हैं वो आएंगे हमारे A to Z से। A to Z के माध्यम से जो भी हमारे शब्द बनते हैं, घर का पता है तो घर का पता हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वो क्या आएगा, चिन्हात्मक रूप में आएगा। ठीक है। अब चिन्हात्मक डाटा पर जोड़ना, घटाना आदि अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती। संख्यात्मक में की जा सकती है लेकिन चिन्हात्मक में नहीं की जाएंगी, परंतु हम उसकी जांच या तुलना कर सकते हैं। क्या मतलब जो हमारा लिखा हुआ है उसकी हम जांच और तुलना कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया डाटा किसे कहते हैं। एक बार और सुन लेते हैं डाटा के बारे में। किसी वस्तु के विषय में किसी तथ्य या जानकारी को डाटा कहते हैं। उदाहरण कई भी हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दे रखा है जिसके माध्यम से हम डाटा की परिभाषा को समझ सकते हैं। उसके बाद संख्यात्मक डाटा क्या होता है और चिन्हात्मक डाटा क्या होता है, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। आज के लिए बस इतना ही। आप इस चीज का अध्ययन करें।